हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि इस प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग ने 11th और 12th के एक न्यू और एक फ्रेश बैच पढ़ाना हम लोग ने शुरू किया हुआ है। ऐसा न्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बैच ऑलरेडी हम लोग ने हमारा जो मेन चैनल है यानी JR ट्यूटोरियल जो चैनल है उसके ऊपर पढ़ाया हुआ है। सही है, तो जिन बच्चों को आगे की स्टडी करनी है, ठीक है, आगे के भी लेसन पढ़ने हैं, फटाफट पढ़ना है, वो JR ट्यूटोरियल्स पर भी जाके पढ़ सकते हैं। और जो बच्चों को ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो ये भी लेक्चर देख सकते हैं। सही है, समझ में आ रही बात। तो मेरा नाम अभिषेक सिंह है, जैसा कि आपको पता है, और मैं 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी पढ़ाता हूं। 10th स्टैंडर्ड को भी 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस 2 का पार्ट है वो भी पढ़ाया था, और 11th स्टैंडर्ड को भी कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। सही है, अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे पिछले साल, ठीक है, जो भी आप रहोगे ही, तो आप लोग ने मुझसे बायोलॉजी पढ़ी होगी, JR ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे साइंस 2 पढ़ा होगा। सही है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, तो वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। समझ में आ रही बात। ओके, मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाकर प्ले स्टोर के ऊपर उसे डाउनलोड कर लेना। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन पे ये सर्च करना है आपको, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और JR ट्यूटोरियल्स ऐप सर्च करना है, या फिर डायरेक्ट JR ट्यूटोरियल सर्च करो। वहां पे आपको हमारे राहुल सर का फोटो मिल जाएगा, उसे जरूर से जाके क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर बहुत सारे आपको क्विजेस मिलेंगे। ठीक है, क्विजेस ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो बहुत सारे क्विजेस है, उसको जाकर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को मिलने वाले हैं, फिर नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं, तो हर एक चीज वहां पे आपके लिए अवेलेबल होगी। तो JR ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी से रिलेटेड, 11th बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर से मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप वहां पे आना, मुझे मैसेज कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, ढेर सारे मैसेजेस मुझे भेजते रहना। अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं तो भी मुझे आप वहां पे आके बता देना। सही है, समझ में आई बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखो, इस लेसन का नाम क्या है, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यहां पे हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। सही बात है, और उसके बाद हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया गया है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, आप लोग ने देखा होगा आसपास, ठीक है, अगर आप आसपास निकलते हो अपने इन्वायरमेंट में तो आप लोग ने बहुत अलग अलग टाइप के स्पीशीज देखी होगी। जैसे आपके घर में कुछ चूहे रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग ने रैट की स्पीशीज देखी है। आपके घर में कॉकरोच रहेंगे, हाउस फ्लाइज रहती है, ठीक है, मच्छर रहते हैं, वो बहुत सारे स्पीशीज है। फिर आप जब बाहर निकलते हो तो बहुत सारे डॉग्स है, कैट्स है। सही है, फिर आप लोग ने ऐसे बहुत सारे स्पीशीज देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अराउंड 1.7 से लेके 1.8 तक, ठीक है, इतने नोन स्पीशीज अभी तक हम लोग को पता है। कितने, मैं आप लोगों को बता दूं, आ जाओ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक नहीं देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि इस दुनिया में अगर मैं स्पीशीज की बात करूं, ठीक है, इस दुनिया में अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो अराउंड 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक नोन है। मतलब अभी तक हम लोगों ने इतनी खोज कर ली है, इतने स्पीशीज को हम लोग ने ढूंढ लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, अराउंड 17 to 18 लाख। समझ में आ रही बात। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज, मतलब जितनी भी स्पीशीज है वो सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज है, वो सब कुछ मिला के कितने हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ नहीं, बहुत ज्यादा है ये एक्चुअली में। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज है। समझ में आ रही बात। और इतने तो सिर्फ अभी नोन है, इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दो, इतने स्पीशीज तो अभी सिर्फ क्या है, नोन है, मतलब हमें पता है इतनों के बारे में। इतने और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो मुझे लगता है कि अभी तक हमें नोन नहीं है। क्या पता इस पूरे अर्थ पे 1 करोड़ स्पीशीज हो, ठीक है, क्या पता 4 करोड़ स्पीशीज हो। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज इस धरती पे अवेलेबल है, और जिनके अलग अलग हैबिटाट है, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। सही है, तो अगर फॉर एन एग्जांपल कि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं, ठीक है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, और मैं आज निकला और मुझे सारे स्पीशीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मुझे पढ़ना है कि यार ये स्पीशीज कैसे रहती है, इसके अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, हर स्पीशीज के बारे में अगर मैं पढ़ना चाहूं तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं हर स्पीशीज को एक साथ पढ़ सकूं? ठीक है, क्या पॉसिबल है कि मैं हर स्पीशीज को एक एक करके पढ़ सकूं? बिल्कुल भी नहीं यार, मेरे 7-8 जन्म निकल जाएंगे, फिर भी मैं इन सारे स्पीशीज को एक एक करके नहीं पढ़ सकूंगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, समझ में आ रही। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप लोग जाते रहोगे, ठीक है, अब उस स्कूल में मान लो 5000 बच्चे, ठीक है, मान लो 5000 बच्चे उस पूरे स्कूल में, और आपके स्कूल में अराउंड टीचर्स कितनी होंगी, 20-25 टीचर होंगी, ठीक है। तो क्या हर टीचर के लिए पॉसिबल है कि उन सारे बच्चों को एक एक करके पढ़ाए? क्या एक टीचर के लिए पॉसिबल है कि 5000 बच्चों को एक एक करके पढ़ाए? ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ऐसे तो 5000 दिन निकल जाएंगे, तब जाके एक बच्चे को एक बार पढ़ाया जाएगा, सही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे स्कूल सिस्टम ने क्या किया, हमारे स्कूल सिस्टम ने क्या किया, बच्चों को डिवाइड कर दिया है एक क्लास के ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड का नाम दे देते कि ये 10वीं का बच्चा है, ये 12वीं का बच्चा है, ये 9वीं का बच्चा है, ये 8वीं का बच्चा है, सही है। मतलब हम लोग ने क्या किया, बच्चों को डिवाइड कर दिया एक ग्रुप में, ठीक है, बच्चों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक ग्रुप में, और उसके लिए एक क्राइटेरिया रखी हमने एज की, ठीक है, एक एज की क्राइटेरिया है कि भैया 10 साल का जो बच्चा है वो 5th स्टैंडर्ड में चला जाएगा, जो 15 साल का बच्चा है वो 10th स्टैंडर्ड में चला जाएगा, सही है। तो एक एज की हम लोग ने क्राइटेरिया रखी है। वैसे ही अगर आपको सारे एनिमल्स को पढ़ना है, सारे स्पीशीज को पढ़ना है, तो सबसे पहली जरूरी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, सबको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और उस ग्रुप को आप एक साथ पढ़ लो। तो ये आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है, ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम एक ग्रुप को एक साथ पढ़ ले। जैसे टीचर एक ग्रुप को 40-50 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है, लेकिन क्या वो एक एक करके एक बच्चों को पढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रही बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे, जैसे एरिस्टोटल हो गया, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, और उन्होंने बहुत ही प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन करी। जैसे उन्होंने बोल दिया कि जो हवा में उड़ रहा है वो एरियल है, ठीक है, जो जमीन पे चल रहा है वो टेरेस्ट्रियल है, ऐसे क्लासिफिकेशन किया। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जमीन पे बहुत सारे टाइप के एनिमल चलते हैं। जैसे सांप भी जमीन पे चलता है और इंसान भी जमीन पे चलते हैं, तो क्या सांप और इंसान सेम ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हो गए क्या? नहीं। ऐसे बहुत सारे आगे चल के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, सही बात है। तो उस चीज को हम लोग थोड़ा इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे, और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिस्टमैटिक है, ये सारी चीजों की वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आप लोग को कि समझो आज एकदम मस्त शाम का टाइम है और आप बाहर निकले अपने घर से, ठीक है, आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि आपको एक अजीब सा प्राणी दिख रहा है, ठीक है, आपको एक अजीब सा प्राणी दिख रहा है जो आपने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग है, लेकिन डॉग को आपने कभी देखा नहीं है। मान लो कि अगर आपने कभी डॉग को देखा ही नहीं है, पहली बार आपने डॉग को देखा है और आपको पता नहीं कि वो डॉग है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि यार ये कौन से क्लासिफिकेशन का है, कौन से ग्रुप का मेंबर है क्लासिफिकेशन में। अगर ये आपको पता करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके कुछ कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट करोगे, सही है, उसके कुछ कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे यार ये जानवर जैसा तो लग रहा है, तो ये किंगडम एनिमेलिया में आएगा, सही है। फिर ये जो ऑर्गन है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग, मतलब इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगा, कॉर्डेटा के अंदर आएगा। फिर ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, सही है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो ये किसके अंदर आएगा, मैमेलिया के अंदर आएगा। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आप देखोगे और उसके बाद उसको एक ग्रुप में डाल दोगे कि हाँ भैया ये मैमेलिया का मेंबर है, ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर आता है, सही है। ऐसे आप ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। इसी चीज को हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। आओ जरा सा डेफिनेशन देख लो। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक ऐसी स्टडी है, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टडी जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आप देखो हम लोग हमेशा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना उसको हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो फ्लावर है तो हम लोग बोलेंगे यार इसमें 4 पेटल्स है, इसमें 3 पेटल्स है। फिर मैं बोलूंगा अरे यार इसके जो एंथर है इसके 4 है एंथर है, इसके अंदर 5 एंथर है, सही है। ये आप लोग ने पढ़ा होगा ना 10th स्टैंडर्ड में, एंथर क्या होता है, कार्पेल क्या होता है, फिर पेटल सेपल्स क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई गेस लेसन नंबर 3 में पढ़ा होगा, सही है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, कौन सी चीजें हैं कि हम लोग मेनली कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, मतलब हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैट और डॉग है, ठीक है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, यार देखो इसके पास भी 4 पैर है, इसके पास भी 4 पैर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, कैट का स्ट्रक्चर थोड़ा कम है, सही है, इसके पास इतने बोन है, इसके पास इतने बोन है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके हम लोग हमेशा कैसे स्टडी करते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्टडी करते हैं उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है, कैसे उसका इवोल्यूशन
एवोल्यूशन हुआ होगा। हम लोग बात करते हैं ना कि पहले फिशेस आई हैं, ठीक है, फिर फिश से आगे चल के एम्फीबियंस बने, फिर एम्फीबियंस से आगे चल के रेप्टाइल्स बने। तो ये सारी चीजें क्या है, एक एवोल्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशन का रिलेशनशिप है। मतलब जो एम्फीबियंस है उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, क्या उसका रिलेशनशिप किसी नॉन कॉर्डेटा के फाइलम के साथ है क्या, ठीक है, आप लोग ने किंगडम एनिमलिया भी पढ़ा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो क्या मेरा रिलेशनशिप बैक्टीरिया से ज्यादा अच्छा है या मंकी से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मंकी से ज्यादा अच्छा है ना, मतलब हम लोग ने उनके थ्रू इवॉल्व किया, सही बात है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझ में आया सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एक ऐसी स्टडी है जहां पे हम एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके ग्रुप को स्टडी करते हैं। साथ ही साथ स्टडी कैसी होती है, या तो कंपेरेटिव, ठीक है, या फिर रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम लोग उसके रिवोल्यूशनरी मतलब उसका रिवोल्यूशन कैसा हुआ है उसकी रिलेशनशिप के ऊपर उसको स्टडी करते हैं। दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। क्लियर है, समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक? इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अ टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या होती है, देखो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, ठीक है, ओके उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, सही है। अगर मेरे को एक डॉग मिला है तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये तो डॉग एनिमेलिया का ही है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का ही है। उसके बाद क्या आएगा, उसका फाइलम आएगा, उसको फिर हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, फाइलम में डिवाइड करते हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा ना, किंगडम एनिमेलिया पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में भी, ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन करके एक लेसन था। तो ऐसे हम लोग ने डिवाइड किया था। पहले हम लोग ने पूरा किंगडम पढ़ा, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया पढ़ा, उसके बाद उसके अंदर टोटल 10 फाइलम हम लोग ने पढ़े। फिर लास्ट वाला जो फाइलम था यानी फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर और सब फाइलम पढ़े। तो ये फाइलम आगे चल के सब फाइलम में डिवाइड हो जाता था। तो उसमें एक सब फाइलम था अपना ये वर्टिब्रेटा, सही है। फिर वर्टिब्रेटा और क्लासेस में डिवाइड होता था, सही है, बहुत सारे क्लासेस थे जैसे साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारे क्या थे, क्लासेस थे। समझ में आ रही बात? तो ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स को ही, ठीक है, इन ग्रुप्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, इन ग्रुप्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप डिवाइड कर रहे हो, जब उसे किसी एक क्राइटेरिया के अंदर रख रहे हो, तो उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है बच्चों, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक डॉग को किसी भी ग्रुप में रखना है, ठीक है, तो उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई साइंटिस्ट उठेगा, यार मेरा मन कर रहा है ना इस डॉग को ना आज मैं किसी दूसरे प्लांटे में रख देता हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, डॉग किसी प्लांटे किंगडम में आएगा क्या? नहीं आएगा, वो एनिमेलिया में ही आएगा, वो मैमल्स में ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्लासिफिकेशन करने के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें कुछ रूल्स हो और प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे जिसके हिसाब से आप क्या कर पाओ, क्लासिफिकेशन कर पाओ, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म से उनका क्लासिफिकेशन कर पाओ। क्लियर है? अब ये जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था एपीडी कैंडोले, ठीक है, एपीडी कैंडोले एक साइंटिस्ट थे जो कि एक स्विस बॉटनिस्ट थे। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के होंगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड एक देश है, तो वहां के एक बॉटनिस्ट होंगे जिनका नाम क्या था, दैट इज एपीडी कैंडोले। उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को डिराइव किया था, दैट इज टैक्सोनॉमी। सही बात है। तो इस एक एक को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एक टैक्सोनॉमी बोलेंगे, इसको एक टैक्सोनॉमी बोलेंगे, और सबको मिलाकर, ठीक है, जितने भी टैक्सोनॉमीज होंगे ना, सबको मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सोन। समझ में आ रही बात? सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन। क्लियर है? या फिर टैक्सेस भी कह सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को सिस्टमैटिक समझ में आ गया, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और टैक्सॉन समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सही है? समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे जंप करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्लासिफिकेशन के बारे में सीखना। देखो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक ऑर्गेनिज्म को आप एक एक करके नहीं पढ़ सकते। जैसे आज आपने सोचा कि चलो मैं कैट को पढ़ता हूं, फिर कल आपने सोचा चलो डॉग को पढ़ता हूं, चलो फिर अगले दिन स्नेक्स को पढ़ता हूं। ऐसे पढ़ते पढ़ते ना, पता है 1.7 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, तो इतने दिन आपके लग जाएंगे क्या? आपकी जिंदगी में इतने दिन हो सकते हैं? नहीं ना। तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको एक एक स्पीशीज के ऊपर पढ़ने के लिए, अगर आप एक दिन में एक स्पीशीज भी पढ़ रहे हो। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम लोग को क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रुपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है? समझ में आ रही बात? जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि
आपके कॉलेज में या स्कूल में बहुत सारे बच्चे, तो एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को एक एक करके पढ़ाना, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो हमने क्या किया है, वहां पे ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए बच्चों के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उनके एज के बेसिस पे हम लोग ने क्या किया, ग्रुप बना दिया, सही है। अब उन पूरे ग्रुप्स को एक साथ पढ़ा लो भैया, एक साथ पढ़ा लो, आराम से आप हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद उस ग्रुप को हम लोग वापस डिवाइड कर देते, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक है, स्टैंडर्ड 10th के बच्चे फॉर एग्जांपल, तो 10th का एक ग्रुप है। अब फॉर एग्जांपल 10th में बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, 10th के बच्चे समझ लो 100 बच्चे हो गए या 150 बच्चे हो गए, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, उसका डिवीजन बना देते हैं, सही बात है। जैसे 10th में ए डिवीजन, 10th में बी डिवीजन, 10th में सी डिवीजन, 10th में ई डिवीजन, ऐसे करके डिविजन्स बना देते हैं। तो एक ग्रुप का वापस सब ग्रुप भी बन सकता है। वैसे ही यहां पे भी है, एक बड़ा सा फाइलम है, एक बड़ा सा किंगडम है, ठीक है, तो उसका छोटे छोटे ग्रुप बन गए फाइलम, फिर उस फाइलम के और छोटे छोटे ग्रुप बन गए सब फाइलम, फिर सब फाइलम के और छोटे छोटे ग्रुप बन गए, दैट इज क्लास। समझ में आ रही बात, ऐसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसे करके पूरा एक क्या बन जाता है, एक छोटा छोटा क्या बन जाता है, एक हायरार्की बन जाती है। समझ में आ रही बात, क्लासिफिकेशन की हायरार्की बन जाती है। ये हम लोग पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे, अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन चीजों को डिटेल में स्टडी करने वाले। इतनी बात समझ में आ गई है, यहां तक समझ में आ गया। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, ये समझ में आ गया। अब क्लासिफिकेशन होता क्या है वो पढ़ लो जरा। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक अरेंजमेंट है, क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है, ऑर्गेनिजम्स की या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, सही है, ऑर्गेनिजम्स की या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ठीक है, इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, एक कैटेगरी में उनकी अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डेंस विथ देयर पर्टिकुलर एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड प्लान, ठीक है। हमको उसके लिए एक प्लान चाहिए, एक रूल चाहिए, एक रेगुलेशन चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन बहुत सारे साइंटिस्टों ने देने का ट्राई किया, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, और चले गए। तो बहुत सारे मोस्ट सारे साइंटिस्टों की जो क्लासिफिकेशन थी वो आगे चल के डिस्प्रूव हो गई। डिस्प्रूव मतलब क्या, उसको माना नहीं गया। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन आज तक हम लोग पढ़ते हैं, जो आगे भी आप लोग पढ़ोगे, दैट इज आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर, देयर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आप लोग ने पढ़ा होगा कहीं पे। तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आज तक वैलिड है, मानी जाती है, ज्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन है, ज्यादा अच्छे से वो क्लासिफाई करती है ऑर्गेनिजम्स को। बाकी बहुत सारे क्लासिफिकेशन देने की ट्राई की गई है। तो हम लोग छोटा छोटा धीरे धीरे से, मतलब शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी और क्या कहना चाहती थी वो क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो These are all the classification, ठीक है, ये वो सारे क्लासिफिकेशन है जो देने की कोशिश की गई थी बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा। तो सबसे पहला क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है, नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर क्या है, फाइलोजेनेटिक। उसके बाद क्या है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। देखो ये बहुत ही ज्यादा रिलेट करते हैं एक दूसरे में, तो बता दूंगा तुम लोग को। उसके बाद क्या है, दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। ये क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, व्हाट इज दिस, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, क्लैडोग्राम क्या होता है, वो भी देखेंगे। उसके बाद फाइलोजेनी क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करें। उसके बाद क्या है, लास्ट हमारा डीएनए बारकोडिंग। तो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो देने की कोशिश की गई थी बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा। तो आ जाओ एक एक करके चीजों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है, सबसे पहला क्या है, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही है बात, आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन यही है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस थी, जो चीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कैरेक्टर्स हम लोग नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन दे दी। जैसे हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट का मतलब क्या होता है, हैबिट, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ वही, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस हैबिटाट में रह रहा है, क्या खाना खा रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो हम लोग देख के चीजें बता सकते हैं ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कलर इज ऑल्सो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही बात। तो हम लोग ऐसी चीजें जो एकदम इजीली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, एकदम इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे ऊपर क्लासिफिकेशन दी गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसका एक एग्जांपल है, दैट इज लिनियस सिस्टम, ठीक है। लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक सिस्टम दिया था। उन्होंने क्या किया था पता है, उन्होंने सिर्फ
स्टेम, नंबर ऑफ स्टेम एंड नेचर ऑफ स्टेम एंड कार्पेल के बेस पर डिवीजन किया था, ठीक है, नंबर एंड नेचर ऑफ कार्पेल एंड स्टेमन, इसके बेसिस पे, ठीक है, किसके अंदर किस टाइप के कार्पेल है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है तो किसी के अंदर अब कम कार्पेल प्रेजेंट है, किसी के अंदर फ्यूज्ड कार्पेल है, किसी के अंदर खुला हुआ कार्पेल है, जिसको हम लोग मल्टी कार्पेल, सिन कार्पस, एपोकार्पस कहते हैं, ठीक है। जब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब तुम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन देने की कोशिश करी थी, ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन देने की कोशिश करी थी, ठीक है। टोटल उन्होंने 24 क्लासेस बनाए थे, ठीक है, कितने, 24 क्लासेस बनाए थे इसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एरिस्टोटल बहुत ही ज्यादा जीनियस गाय था, ठीक है। ये जो बंदा था जिसने इसने ना बहुत सारी चीजों में खोज करने की कोशिश की, जैसे इसने फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें खोजी है, ठीक है, इसने मैथ्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और बायोलॉजी में भी आ गया, समझ में आ रही बात। तो इसने ही इज द वन ऑफ द जीनियस गाय, ठीक है, बहुत ज्यादा जीनियस बंदा था और बहुत सारी चीजें इसने करने की कोशिश की थी। तो इसने भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था। इसने क्या बोला था, देखो इसने क्या बोला था कि भाई जो लोग पानी के अंदर है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहां है, पानी के अंदर है, उसे आप एक्वाटिक बोल दो, ठीक है, उन्हें आप क्या बोल दो, एक्वाटिक बोल दो, ठीक है। जो ऊपर उड़ रहे हैं उन्हें आप एरियल बोल दो और जो जमीन पे चल रहे हैं उन्हें आप टेरेस्ट्रियल बोल दो। समझ में आया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 ग्रुप में क्लासिफिकेशन कर दिया ऑर्गेनिजम्स का। इन्होंने क्या बोला कि यार जो भी पानी में घूम रहे हैं, जैसे फिशेस हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में घूम रहे हैं उसे आप एक्वाटिक के क्राइटेरिया में डाल दो। जो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स हो गए, वो सारी चीजें किस में डाल दो, आप एरियल में डाल दो, सही है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, जो जमीन पे चलते उसको क्या डाल दो, टेरेस्ट्रियल में डाल दो, सही है। ऐसा इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया, लेकिन ये ग्रुपिंग अच्छा नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं एक्वाटिक की बात करूं तो एक्वाटिक में फिशेस भी आएंगी, ठीक है, और वेल्स भी आएंगी, ठीक है, वेल्स भी आएंगी। अब आप लोगों को पता है कि जो वेल्स है एक्चुअली में वो मैमल से बिलोंग करती है, ठीक है, मैमल से बिलोंग करती है क्योंकि उसके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं, सही है। तो वेल्स और इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में बर्ड भी आएगा और बैट भी आएगा, सही है, बर्ड भी आएगा और बैट भी आएगा। तो बर्ड और बैट में भी कुछ रिलेशनशिप, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द एव्स, और ये क्या है, बैट इज द मैमल, सही है। तो इन दोनों में भी कुछ रिलेशनशिप नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे बच्चों, ठीक है। वही अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल में स्नेक भी आएगा, टेरेस्ट्रियल में इंसान भी आएगा। तो क्या इंसान और स्नेक बराबर है, दोनों एक समान है, एक जैसे है, नहीं ना। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव थी, बहुत पहले साइंटिस्टों ने ये सारी चीजें करने की कोशिश करी थी। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को इतनी समझ में आ गई। सो दिस इज द आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल में क्या, देखो आर्टिफिशियल में जनरली हम लोग ने ऊपर से बात कर ली, लेकिन यहां पे हम लोग थोड़ा सा डीप जाएंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दिखता कैसा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, कुछ उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसके अंदर, दैट इज नेचुरल के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, समझ में आ रही बात, हम लोग इसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझ में आ रही बात। तो जैसे हम लोग एग्जांपल दिया यहाँ पे बेंजामिन एंड हुकर, ठीक है, बेंजामिन एंड हुकर का एक एग्जांपल दिया है। अब इन्होंने क्या किया था, देखो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। इन्होंने पेटल्स के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पेटल्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे पॉलीपेटलेट, ठीक है, मोनोपेटलेट, ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखो आप लोग ने देखा होगा फ्लावर्स के अंदर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ कुछ पेटल्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग पॉलीपेटलेट बोल सकते हैं। कुछ कुछ पेटल्स से फ्यूज्ड प्रेजेंट होते हैं, मोनोपेटलेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेजरली मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लांट्स की किसकी, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ नॉर्मल, देखो आर्टिफिशियल में नॉर्मल हैबिटेट के बारे में बात कर रहे थे, यार ऐसा है वैसा है, बस जो दिखता है वही, मतलब उसी के बेसिस पे उन्होंने डिवीजन कर दिया। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये किसने दिया था, दैट इज
बैंथन एंड होकर ने दिया था। समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आया, इतना समझ में आया। देखो थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेसन का। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बायोलॉजी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस लेसन से ऑलमोस्ट 1 या 2 ही क्वेश्चन बनते हैं नीट से। सही है, तो इंपॉर्टेंट है ये लेसन, ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड्स में भी इतने क्वेश्चन इसके लिए नहीं पूछे जाते। तो समझ में आई बात? ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसको जरा ध्यान से रीड आउट कर लेना, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? दैट इज फाइलोजेनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दैट इज फाइलोजेनेटिक। अब देखो फाइलोजेनेटिक में जनरली क्या था, फाइलोजेनेटिक में देखो हम लोग ने विटेकर की क्लासिफिकेशन पता है हम लोग को। विटेकर ने क्या बोला था? सबसे पहला होगा मोनेरा, उसके बाद यहां पे आता था फंगाई, ठीक है, एक था प्रोटिस्टा, एक था प्लांटे और एक था एनिमेलिया। ऐसे 5 किंगडम डिवाइड किया था किसने? अपने आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, हमारे जो आर.एच. विटेकर अंकल थे उन्होंने ऐसे 5 किंगडम यहाँ पे डिवीजन दिया था। अब उन्होंने किस बेसिस पे डिवीजन दिया था? उन्होंने क्या बोला था कि देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंदर आएंगे, देखो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आएंगे? मोनेरा के अंदर आएंगे, उसके अंदर होगा प्रोकैरियोटिक सेल। उनके अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। अब बहुत सारे बच्चों को प्रोकैरियोटिक का मतलब नहीं पता होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखो एक सेल होता है, सबको पता है, जो सेल होता है बड़ा सा, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और बहुत सारे उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं। सही है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसे हम लोग बहुत ही प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, जो सबसे पहले पहले बना होगा। तो ऐसे सेल्स जिसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से डेवलप नहीं होगा, साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे जो हम लोग बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेली है वो भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होते हैं, सिर्फ उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट हो गए। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आर.एच. विटेकर ने क्या बोला कि मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सारे के सारे सेल्स क्या, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे, और बाकी के जो बचे 4 किंगडम है ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। समझ में आ रही है बात? ये सारे के सारे क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। सही है, अब इन्होंने क्या बोला? ठीक है, फाइलोजेनेटिक में क्या बोला इन्होंने? क्या किया? इस मोनेरा को, ठीक है, इस मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस मोनेरा को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इन्होंने बोला एक है बैक्टीरिया, ठीक है, एक है बैक्टीरिया और एक है आर्किया। ठीक है, एक है आर्किया। सही है, और ये जो बाकी बचे जितने भी यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, बाकी जितने भी बचे यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने क्या बोला? इसको यूकेरिया दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इट इज द यूकेरिया। और ये सारे के सारे एक ब्रांच से कनेक्टेड हैं। ये सारे के सारे क्या है? एक ब्रांच से कनेक्टेड है। मतलब सबसे पहले ये आया होगा, फिर इससे ये बना होगा, फिर इसी से ये भी बना होगा। सही है, समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा उन्होंने डायग्राम बताया था, ऐसा उन्होंने डायग्राम बनाया था और उन्होंने बताया था कि देयर इज अ ब्रांच, ये एक ब्रांच है जहां पे बैक्टीरिया बने जो कि प्रोकैरियोटिक है। सही है, ये जो आर्किया बने दीज आर आल्सो प्रोकैरियोटिक, और बाकी के जितने भी यूकैरियोटिक है उन्होंने सबको किस में डाल दिया? यूकेरिया में डाल दिया, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। तो ये, और इन्होंने एक और चीज बोली कि सबके सब ये सारे के सारे एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। देख रहे हो यहां पे, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर्स होगा जिससे आगे चल के बैक्टीरिया बना, और उसी कॉमन एंसेस्टर से आगे चल के आर्किया बना, और उसी से आगे चले क्या बना? यूकेरिया बना। समझ में आ रही है बात? तो देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर, देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर समझते हो? एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है, हमारे पूर्वज जो होते हैं। सही है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मंकी वॉज अवर पूर्वज, जैसे असल में ये बात सच नहीं है इतनी। ठीक है, बंदर से हम नहीं बने हैं। एक्चुअली देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड ड्रायोपिथिकस। ठीक है, पर्सन तो नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिज्म बोल सकते। देयर वाज अ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ड्रायोपिथिकस। तो ड्रायोपिथिकस से हम लोग बने हैं। सही है, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चलो अभी ये वाला टॉपिक नहीं, अभी ये पढ़ते हैं। सही है, तो इसमें क्या बोला? इसमें क्या बोला कि देयर वाज वन कॉमन एंसेस्टर जिससे आगे चल के बैक्टीरिया बना, उसके बाद उससे ही आगे चल के आर्किया बना, और इससे आगे चले क्या बना? यूकेरिया बना। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया है? ये 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था युगलर और प्रांट। ठीक है, युगलर और प्रांट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहां तक? तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अपना क्या था? फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक को हम लोग बोलते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है, डोमेन मतलब क्या होता है? डोमेन मतलब वो जो मेन ग्रुप है उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो मेन ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो
मतलब ये एक डोमेन हो गया, ये एक डोमेन हो गया और ये अपना एक डोमेन होगा। सो देयर आर 3 डोमेन्स, देयर आर कितने डोमेन्स हैं? 3 डोमेन्स है, और इन्हीं 3 डोमेन से आगे चल के पूरी की पूरी दुनिया बनी है। समझ में आ रही बात? साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इसी 3 ऑर्गेनिज्म से आगे चल के क्या बनी? पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बनी। वो थियरी क्या है? दैट इज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यही है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। अब देखो कीमोटैक्सोनॉमी नाम से समझ में आ रहा है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है? कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। और टैक्सोनॉमी का मतलब आप समझते ही हो, डिवीजन, डिवीजन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो केमिकल के बेसिस पे जो डिवीजन होगा, ठीक है, केमिकल्स के बेसिस पे जो डिवीजन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी। अब ये डिवीजन किसके बेसिस पे? जैसे फॉर एग्जांपल कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से प्रकार का केमिकल बन रहा है। अब इस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग केमिकल बन रहा है तो उसको अलग कर दो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग केमिकल बन रहा है तो उसको अलग कर दो। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेनली कीमोटैक्सोनॉमी। अब देखो इसका एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूं। जैसा अभी हम लोग ने बोला था, आर्किया की बात की थी हम लोग ने, अभी हम लोग ने आर्किया की बात की थी, ठीक है? फिर बैक्टीरिया की बात की थी, सही है? हम लोग ने बैक्टीरिया की बात की थी। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? तो होता क्या पता है? जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो एक सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है? एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ठीक है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। लेकिन जो आर्किया है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी है। तो ये एक केमिकल डिफरेंस आ गया, ठीक है? ये क्या आ गया? एक केमिकल डिफरेंस आ गया। फिर वही बात है, जो प्लांट सेल है, ठीक है, जो प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल है वो बना है सेल्यूलोज से। वो किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से। वहीं अगर मैं फंगाई की बात करूं तो फंगाई जो सेल है उसका जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन से। समझ में आ रही बात? तो यहां पे आप लोग बहुत सारे केमिकल्स में डिफरेंसेस देख रहे रहोगे, ठीक है? किसी का सेल वॉल किसी चीज और चीज से बना है, किसी का सेल वॉल किसी और सब्सटेंस से बना है। सो देयर आर डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल्स, ठीक है? केमिकल के बेसिस पे क्या हुए हैं? यहां पे सर्टेन डिविजन्स देखने मिलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। समझ में आ रही बात? सिंपल सिंपल सी चीजें, ठीक है? सिंपल सिंपल सी चीजें, एकदम इजी इजी चीजें आप लोग को इजीली समझ में आ रही होगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा फटाफट आ जाओ, कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल का मतलब क्या? देखो यहां पे मैंने लिखा हूं, न्यूमेरिकल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, एक थे सोकल और दूसरे थे स्मिथ। अब इन्होंने क्या बोला था? देखो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट ले लो चाहे ऑर्गेनिज्म ले लो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उनको कुछ नंबर्स देंगे, ठीक है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या कर देंगे? कुछ नंबर्स देंगे और उन नंबर्स को, ठीक है, हम किसी दूसरे नंबर से रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे। और जिसका जिसका नंबर सेम है उसको एक कैटेगरी में डाल दो, जिसका जिसका नंबर अलग दूसरा सेम है उसको अलग कैटेगरी में डाल दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल आप वर्ड सुनते ही नंबर से याद आते होंगे, सही है? न्यूमेरिकल लोग यही रहता है, हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग कुछ वहां पे कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सही है? तो वही है, इसका डेफिनेशन देख लो जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है? द क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? कैरेक्टर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं? क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी यानी नंबर्स दे रहे हैं बच्चों, ठीक है? एंड डेवलप ऑन एल्गोरिथम फॉर द क्लासिफिकेशन। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक न्यूमेरिकल या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर है? और ये किसने दिया था? सोकल और स्मिथ ने दिया था। देखो टेंशन मत लो, यहाँ पे हम लोग को साइंटिस्टों के नाम इतने याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ कुछ साइंटिस्ट है, जैसे अपना टैक्सोनॉमी का नाम किसने दिया था, थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है ना, तो उसको जरूर से याद कर लेना, ठीक है? वह अपना एपी बंदा था जो था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फाइलोजेनी, ठीक है? फाइलोजेनी क्या है? अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है? ये क्या है? एक ब्रांच है। जैसे अभी हम लोग ने बात की थी, ये वाला बात की थी, कहां गया दिस, इसकी बात की थी हम लोग। यहां पे दिख रहा है आप लोग एक ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहा है, यहां से एक ब्रांच निकल रहा है, फिर यहां से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, फिर यहां से एक ब्रांच निकल रहा है, यहां से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले स्पाइसेस है, ठीक है? स्पाइसेस मतलब मछलियां हैं,
ठीक है। फिर इन मछलियों से सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या बना, इन मछलियों से बने एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बने, ये थोड़ा याद रख लो, काम आएगा फ्यूचर में। फिर एम्फीबियंस से क्या बने, रेप्टाइल्स बने, ठीक है, रेप्टाइल्स बने। फिर रेप्टाइल से आगे चल के दो चीजें बनी, ठीक है, एक रेप्टाइल से आपके क्या बने, एव्स बने, और रेप्टाइल से आपके क्या बने, मैमल्स बने। समझ रहे हो? तो आपको एक ब्रांच दिख रहा होगा, आपको एक ब्रांच दिख रहा होगा, समझ में आ रही बात, एक से एक चीज बना, फिर उससे दूसरा चीज बना, फिर उससे तीसरा चीज बना, तो दिस इज देयर इज अ ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है। इस ब्रांचिंग पैटर्न के टाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फाइलोजेनी, ठीक है, सब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फाइलोजेनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज डीएनए कार्बो क्या है, डीएनए बारकोडिंग। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनए बारकोडिंग में क्या करते हैं हम लोग, जनरली एक डीएनए लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक जंगल में जा रहे थे और आपको एक नया स्पीशीज मिल गया, एक अजीब टाइप का स्पीशीज मिल गया। अब आपको पता करना है कि यार ये कौन सा स्पीशीज है, कौन सा स्पीशीज है। तो मैं क्या करूंगा, उसका डीएनए निकालूंगा, ठीक है, उसका एक छोटा सा टिश्यू निकालूंगा, डीएनए निकालूंगा, और उस डीएनए का मैं बारकोड बना दूंगा, ठीक है। डीएनए क्या बना दूंगा, बारकोड बना दूंगा, उसके सीक्वेंस का, डीएनए के अंदर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ना, ATGC जो भी सीक्वेंस होगा उसका एक बारकोड बना दूंगा। अब उस बारकोड को मैं बाकी की जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारकोड से मैच करूंगा। जिसमें भी वो मैच आ रहा है मतलब वो उस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, जिसमें भी वो मैच आ रहा है मतलब वो उस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। देखो मैंने क्या क्या लिखा है यहां पे, इट इज द न्यू मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज बेस्ड ऑन द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। ये एक नया मेथड है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी स्पीशीज का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए सीक्वेंस फॉर एनी टाइनी टिश्यू ऑफ द सैंपल। मतलब हम लोग को सैंपल में कोई भी एक टिश्यू मिला, उससे हम लोग ने डीएनए सीक्वेंस निकाला और उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी नई स्पीशीज का। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्प टू स्टडी न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज, ठीक है। अगर मुझे कोई नई स्पीशीज मिली है तो उसके लिए हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प होता है स्टडी करने के लिए, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए तो हमारा बारकोड बना लो डीएनए का, उनका बारकोड बना लो। अगर दोनों थोड़ा थोड़ा मैच हो रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों मैच हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम एवोल्यूशन करके उनसे ही बने हुए। जैसे आप लोग ने सुना होगा कि ह्यूमंस का और चिंपैंजीज का, ठीक है, चिंपैंजी उधर जो ह्यूमंस होते हैं ना उनका ऑलमोस्ट 95% डीएनए मैच करता है, ठीक है, 95% जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो मैच करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम, वो कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ डीएनए बारकोडिंग। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे ही तो इवॉल्व हुए, वो हमारे कहीं तो चाचा नाना के लड़के होंगे। सही बात है? क्लियर है? बिटवीन लिविंग बीइंग। समझ में आई ये दो पॉइंट। अब ये करते कैसे हैं, कैसे करेंगे हम लोग डीएनए बारकोडिंग? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जितनी भी स्पीशीज हम लोग को पता है उन सबका डीएनए बारकोड निकाल लेंगे, ठीक है। जितने भी स्पीशीज पता है सबका डीएनए बारकोड का डाटा निकाल लेंगे ऑफ द नोन स्पीशीज। और इस यहां पे जब हम लोग सारा बारकोड डाटा रख लेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए बारकोड लाइब्रेरी। मतलब एक बड़ा सा लाइब्रेरी हो गया जिसके अंदर सारे डीएनए, जितने भी नोन स्पीशीज है ना, सबका डीएनए का बारकोड है मेरे पास। अब जैसे ही मुझे कोई न्यू स्पीशीज मिली, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल कोई न्यू स्पीशीज मिली तो उसका मैंने डीएनए बारकोड निकाला और मैं गया अपनी लाइब्रेरी में और सबके बारकोड से क्या करने लगा, मैच करने लगा। और जहां पे भी मुझे मैच मिल गया वो उस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल, जो हम लोग को अननोन सैंपल मिला उसको मैच करेंगे अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? बारकोड लाइब्रेरी में हम लोग क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे देखो ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन की स्पीशीज ये नहीं है, इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है। तो देखो क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला क्या है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड है तो कैसे पता लगाया जाए, बिकॉज ऑफ द बारकोडिंग, ठीक है। बारकोडिंग की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। अगर फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर में कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का मैंने डीएनए बारकोड बना लिया। अब उस बारकोड से मैं देख सकता हूं कि कौन सा पेस्ट इसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है, सही, कौन सा पेस्ट इसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है, तो उस टाइप का मैं पेस्ट बना के उस प्लांट पे छिड़क दूंगा तो पेस्ट कंट्रोल भी अच्छे से हो जाएगा, सही है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। हमारे मार्केट में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये हम लोग ने ये डाला है, प्लांट का ये टाइप डाला। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी है और वो समझ लो एलोवेरा का जेल बना रही है या फिर एलोवेरा का फ्रेश वॉश बना रही है और बोल रही है कि हम लोग ने एकदम 100% एक्यूरेट एलोवेरा यूज किया है ये बनाने के लिए, सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसमें से अगर वो सही में प्लांट से बना तो उसमें से डीएनए निकाल के उसको एलोवेरा के बारकोड के साथ मैच करा सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि क्या वो ऑथेंटिकेट है, क्या वो कंपनी सच बोल रही है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन फॉर द नेचुरल प्रोडक्ट ये भी किया जा सकता है। और फोर्थ क्या है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट को ढूंढने में भी हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं डीएनए बारकोडिंग की। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट लेक्चर जैसे में हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और हम लोग ने यहाँ पे समझा कि क्या होती है टैक्सोनॉमी, क्या होती है दैट इज सिस्टमैटिक्स, और हम लोग ने कुछ कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग ने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, सब फाइलम हो गया, ये सारी चीजों को, स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, कैसे नेमिंग दी जाती है कोई भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी चीजों को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज नई नई सीखने मिलेगी, मजा आया होगा आपको लेक्चर पढ़ने में। ठीक है, टेंशन मत लेना, एकदम लेसन एकदम आसान है, डरना बिल्कुल भी मत, एकदम सिंपल सिंपल इसका मीनिंग है। बस वर्ड बड़े बड़े दिख जाते तो हम लोग डर जाते हैं ना, ऐसा बिल्कुल ही मत करना, बहुत ईजी नाम है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? सब्सक्राइब कर दो चैनल पे और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।